हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 33 और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो हम लोग बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिज़र्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस के ट्रीटमेंट के ऊपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ईज़ी भी है बेटा। इसकी आधे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने इससे पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इसको समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ध्यान से मेरी बात समझना, इसका ट्रीटमेंट इस चैप्टर में एक ही जैसा है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने 2 तरीके से ट्रीटमेंट देखा था कि व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स बिटवीन देम। बट यहाँ पे क्या है कि सेम एक्सप्लेनेशन है कि आपको इस केस में डिसाइड करने की टेंशन ही नहीं लेनी है कि क्या करना चाहिए। आपको इस केस में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो ट्रीटमेंट है वो फिक्स है, डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, accumulated profits, losses at the time of admission, at the time of admission of a partner, of a partner between old partners in old ratio। देखिए, ऑलरेडी मेरा एक्सप्लेन टॉपिक है, ऑलरेडी हमें पता है कि अगर बैलेंस शीट में, ध्यान से देखना बेटा, बैलेंस शीट में अगर आपको कोई भी रिजर्व किसी भी नाम से दिख रहा है 50,000 रुपीज का, और अभी फिलहाल पार्टनर्स है ए एंड बी जो कि इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं, तो अभी 1/4/2024 के बाद से एक पार्टनर सी ऐड होने वाला है और इसको हमने 1/3 शेयर जो है ऑफर किया है। बेटा, ये जो 50,000 रुपए का जो रिजर्व अभी पड़ा है, ये 50,000 का रिजर्व जो है ये वो वाला प्रॉफिट है जो इन दोनों ने अभी तक आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ए और बी को रिलेट करता है, ना कि सी को रिलेट करता है। तो कहते हैं कि कोई कचड़ा ना हो, आगे चल के कोई डिस्प्यूट ना हो। भविष्य में अगर इस रिजर्व को आज नहीं बांटा गया तो भविष्य में ओल्ड रेशियो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पे न्यू रेशियो एग्जिस्ट करेगा और उस समय ये एक्सप्लेन करना, ये आपस में आर्ग्यूमेंट करना कि ये तो रिजर्व पहले का है, आज आप बाद में आए थे, ये सारा इररिलेवेंट हो जाता है क्योंकि वहां पे सी फिर एक पुराना पार्टनर बन जाएगा और सी के हिसाब से ये प्रॉफिट जो ये रिजर्व है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया ये उसको भी मिलना चाहिए। फिर इस केस में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए, इसीलिए सवाल में बताया गया है, कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ सी कोई भी पुराना रिजर्व दिखे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिखे, लॉसेस दिखे, उसको आप कैरी आउट नहीं करोगे, उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बिकॉज ये उन्हीं को रिलेट करता है, ये उन्हीं का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। आप जब भी सवाल बनाओगे, बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस, कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कुछ भी दिखे तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, आप उसको नए बैलेंस शीट में लेके नहीं जाओगे, आप उसको पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करोगे बिकॉज वी डू नॉट वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ रिजर्व्स इन फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर में डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो बेटा, आपने करना क्या है, आपको एक छोटी सी जर्नल एंट्री करनी है जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर रिजर्व्स आप क्या करोगे। फॉर रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इसके लिए आप जर्नल एंट्री क्या करोगे। तो बेटा देखिए ध्यान से, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। दूसरा, फॉर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट।
इस केस में आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर ओल्ड रेशियो में टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एनी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बुक से आप रिमूव कर लोगे। तो ये हो गई आपकी रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के ऊपर की बातें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो थी स्पेशल रिजर्व्स को लेके, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। तो मैं आपको उसी टॉपिक पे वापस ले जाता हूँ और फिर से मैं एक बार वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्टोरी मैंने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को लेके आपको पहले वाले वीडियोस में समझाई थी, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सेम कॉन्सेप्ट है, बिना किसी स्ट्रेस के। आप प्लीज 5 मिनट मेरी बात सुन लो, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वर्कर्स के लिए बनाया जाता है अगर उनके रिस्पेक्ट में कोई एक्सीडेंट्स वगैरह होता है तो, और उसकी एंट्री जो बनाने की होती है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करके वर्कमैन रिजर्व्स क्रिएट किया जाता है, और ये एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है जो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखती है। अब एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से समझना, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई भी क्लेम इस रिजर्व के अगेंस्ट में अगर आपको नहीं दिखता है तो आप इस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये था आपका पहला सिचुएशन। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट किया 3 लाख रुपीस का, और ए और बी के बीच में 150 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अगर कोई क्लेम है, सेकेंड सिनेरियो था कि क्लेम है, 2 लाख रुपए का क्लेम है और बाकी 1 लाख रुपए जो है उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, तो 2 लाख रुपए को आप एक नई लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर दोगे। दैट इज प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम जो यहाँ लिखा है, और बाकी के 1 लाख को आप पार्टनर ए और बी के बीच में 50-50 बांट दोगे। तो ये 2 केस स्टडी थे। तीसरी केस स्टडी ये थी कि जो क्लेम है वो रिजर्व के अगेंस्ट में बना और वो सेम था जितने का रिजर्व बना हुआ था, तो पूरा का पूरा रिजर्व एक नई लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट वाला केस था जहां पे क्लेम हमारे पास 4 लाख का आ रहा है पर रिजर्व हमने 3 ही लाख का बना रखा है, तो 1 लाख की और लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझाया था, इंक्रीज इन लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन को डेबिट करती है बिकॉज ये मेरे लिए एक लॉस है। तो हम लोग एंट्री करेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज, जो हमारा लॉस आया 1 लाख का वो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी पूरे 4 लाख रुपए से, और ये रिवैल्यूएशन जो है जो डेबिट किया हमने वो हम लोग पार्टनर से इक्वली ले लेंगे ओल्ड रेशियो में। दैट इज ए कैपिटल डेबिट 50,000, बी कैपिटल डेबिट 50,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो पहले हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के ऊपर स्टोरी पढ़ी थी वो सेम स्टोरी यहाँ भी अप्लाई हो रही है, कोई चेंज नहीं है। तो आपको आई होप सारी बातें रिकॉल हो गई होगी। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसकी भी स्टोरी बिल्कुल सेम है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। ये रहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या था कि अगर कोई सिक्योरिटीज हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसके मार्केट वैल्यू में अगर सडन फॉल आ जाता है तो वो फॉल को मीट करने के लिए हम लोग रिजर्व क्रिएट करते हैं, और क्रिएशन जो है वो सेम वही तरीका था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के ऊपर की बात करते हैं। ट्रीटमेंट के ऊपर 3 स्टोरी थी। अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है तो आपका रिजर्व का पर्पस मीट नहीं हुआ, रिजर्व पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। लेकिन अगर जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में भी ज्यादा है, मार्केट वैल्यू आपका कम हो गया, तो ऐसे कंडीशन में 3 केसेस हमारे फर्दर बनते थे कि जो मार्केट वैल्यू है वो अभी 4.7 लाख है, बुक वैल्यू हमारी 5 लाख है, पर रिजर्व हमने बनाया था 50,000 रुपीज का। तो फॉल आया पर वो हमारे रिजर्व से कम था, तो जितना इन्वेस्टमेंट में फॉल आया वो इन्वेस्टमेंट को हम लोग उतने पे रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टमेंट को हम लोग 30,000 से रिड्यूस कर देंगे। रिजर्व हमारा पूरा 50,000 से बुक से हट जाएगा, और जो 20,000 का रिजर्व जो बच गया वो हम लोग पार्टनर्स के बीच में 10,000 ईच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हमारा फॉल रिजर्व के ही जितना था, जितना का रिजर्व बनाया उतना ही फॉल था, तो यहाँ पे कोई भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और इन्वेस्टमेंट को बुक्स में हम लोग जितना फॉल आया उतने तक रिकॉर्ड करने के लिए 50,000 से क्रेडिट कर देंगे, ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पे ही उतना ही दिखना लगे जितना कि मार्केट में अभी उसकी वैल्यू बनी हुई है।
तीसरा था कि फॉल हमारा जो है वो रिजर्व से भी ज़्यादा हो गया, मतलब यहाँ नुकसान ज़्यादा हो गया। तो वही केस जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन में रिवैल्यूएशन को डेबिट करके किया गया था, वहाँ यहाँ भी वही होगा। इन्वेस्टमेंट रिजर्व से हम लोग 50,000 रुपीज़ ले लेंगे और उससे ज़्यादा जो फॉल हुआ वो 30,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट से चला जाएगा और इन्वेस्टमेंट को उतने रुपए रिकॉर्ड करना पड़ेगा जितना अभी उसका मार्केट वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू 4.2 लाख है, हमने अभी रिकॉर्ड कर रखा है 5 लाख पे, तो 80,000 से हमें रिड्यूस करना पड़ेगा और हम लोग यहाँ पे भी देखो 80,000 रुपीज़ से रिड्यूस कर रहे हैं। जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया है वो लॉस पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लास्ट केस ये था कि अगर मार्केट वैल्यू 6 लाख हो जाए और बुक वैल्यू हमारा स्टिल 5 लाख ही है, तो वैसे कंडीशन में हमें तो प्रॉफिट हो गया। तो रिजर्व तो हम लोग पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे ही बांटेंगे, पर जो इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपए का अपसाइड मूव आया वो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेगा 1 लाख से और हमारा प्रॉफिट बुक होगा, बिकॉज यहाँ पे हो गया इंक्रीज इन एसेट्स। तो इंक्रीज इन एसेट्स हमारा प्रॉफिट होता है और ये प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके दिखेगा और फिर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली। तो आई होप मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करा दिए। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं 2 क्वेश्चन भी करेंगे तो हमारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। जब हम लोग बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे रिजर्व के ऊपर सारे केसेस आएंगे, तो उसको भी आपको अच्छे तरीके से करना होगा। तो इसके ऊपर हमारे 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराने हैं। 2 क्वेश्चन कराते ही आपका कॉन्सेप्ट बहुत इंप्रूव हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप जब भी रिवीजन करो तो आप इसके सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेना जो एग्जांपल्स में दिए हैं। मैंने तो आपके साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करने ही हैं। सब कट कर देना। तो बेटा मैंने आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व मैंने सब कुछ करा दिया। मैं आपको अब इसके ऊपर मैं आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करा देता हूँ, फिर आप अपने जो भी बुक आप फॉलो करते हो उसके एग्जाम्पल्स करना। आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके बनने लग जाएंगे। तो चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, राम एंड मोहन पार्टनर्स हैं, दोनों के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है। 1 मार्च 2024 को इन्होंने एक सोहन नाम के पार्टनर को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। दे फिक्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 4:2:3। द P&L अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोड अ बैलेंस ऑफ 32,000 डेबिट। डेबिट का मतलब होता है कि लॉस है, ठीक है। द फर्म ऑल्सो हैड अ रिजर्व ऑफ ₹1 लाख। तो ये लॉस और P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपको बिना कुछ सोचे समझे पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देना है, बिकॉज अपने को भविष्य में कोई भी डिस्प्यूट नहीं चाहिए। सोहन 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है अपने फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। शो यू वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शंस। तो इस क्वेश्चन में आपको गुडविल का भी क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भी, डेबिट बैलेंस का भी क्वेश्चन आ गया, रिजर्व का भी क्वेश्चन आ गया और गुडविल कैलकुलेट करने का, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का भी क्वेश्चन आ गया। तो चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था उसकी एंट्री करके खत्म करते हैं। तो वो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 32,000 और ये 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 32,000 का 4:1, नॉन सेकेंड, 25,600 एंड 6,400। तो लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। चलिए दूसरी एंट्री करते हैं। इस एंट्री में हम लोग रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। 1 लाख का रिजर्व था, 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 80,000 एंड 20,000। रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। चलिए बेटा ये 2 एंट्री हो गई। अब हम लोग तीसरी एंट्री करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल।
सर कैपिटल नहीं आया था। नहीं बेटा, सवाल में कैपिटल का कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं था, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए थे गुडविल के नाम पे? 60,000। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000। चौथी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डियर टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। बट सर आप एक चीज तो बोल रहे हो। नहीं, मुझे याद है। याद ये है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, और वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली इस सवाल में दिया नहीं है। तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और हमारा जो ओल्ड रेशियो सवाल में था वो 4:1 था, और जो न्यू रेशियो था वो 4:2:3 था। चलिए, तो पहले आप राम का निकालो। राम्स सेक्रीफाइस 4/5 माइनस 4/9। एलसीएम आएगा 45, 36 माइनस 20, 16/45 का सेक्रीफाइस। ओके, दूसरा, मोहन्स सेक्रीफाइस 1/5 माइनस 2/9, 45, 9 माइनस 10। ओके सर, ये तो क्वेश्चन पूरा का पूरा बदल ही गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। हाँ जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आपका जो पुराना पार्टनर है वो भी गेन कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस चेंज। मतलब वो भी गुडविल लेकर आएगा। चलिए, तो ये एंट्री हो गई आपकी गलत। तो यहाँ पे 60,000 जो है ऐसे सिनेरियो में जब पुराना पार्टनर भी सेक्रीफाइस के जगह पे गेन कर रहा हो, तो मतलब वो भी मौके पे चौका मार रहा है। जब नया पार्टनर ऐड हुआ, वो हिस्सा खरीद रहा है, तो पुराने पार्टनर ने भी सोचा चलो मैं भी कुछ अपना हिस्सा बढ़ाता हूँ। तो वो एक पार्टनर जो है वो कंप्लीटली सेक्रीफाइस कर रहा है, और रिमेनिंग 2 पार्टनर जिसमें से एक तो नया है और दूसरा जो ओल्ड पार्टनर है, ये दोनों अपने शेयर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो दोनों गुडविल लेकर आएंगे। तो यहाँ पे मोहन करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। फर्म बोलेगा चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके करंट अकाउंट को मैं डेबिट कर देता हूं। और अब आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया हुआ था कि गुडविल, तो मोहन का शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा? मोहन्स शेयर ऑफ गुडविल, ये निकालना पड़ेगा। हाँ जी सर, कैसे निकाले? तो मोहन शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए हमें ये पता है कि राम का शेयर कितना है। राम्स न्यू शेयर। राम, सर राम क्यों? नहीं नहीं, वो सॉरी, नए पार्टनर का नाम क्या था? सोहन। सोहन्स न्यू शेयर, सो सॉरी, सोहन्स न्यू शेयर। तो सोहन का नया शेयर जो था वो था 1/3। हाँ जी। और सोहन जो गुडविल लेकर आ रहा है, सोहन्स शेयर ऑफ गुडविल is 60,000. तो let's assume the goodwill be x। तो x का 1/3 ये 60,000 लेकर आ रहा है। तो x 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं तो कितना हो गया? 1,80,000। अब 1,80,000 हमारे पास गुडविल आ गई, तो मोहन्स शेयर विल बी 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 45। तो सर ये हो गया 4,000 रुपए। तो मतलब मोहन बाबू जो हैं वो गुडविल लेकर आएंगे 4,000 रुपए। तो मोहन्स करेंट अकाउंट डेबिट 4,000, और ये सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम का कैपिटल अकाउंट जो है वो 64,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रहा आपका बेटा क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसमें गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसको आप हॉट्स बोल सकते हो, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन।
तो इसको दोबारा से बनाना बेटा घर पे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन किया था। दोनों पार्टनर थे, उसके बीच का रेशियो 4:1 था, नया पार्टनर आया 4:2:3 में। जब वो आया तो उस केस में प्रॉफिट हमारा लॉस लॉस दिखा रहा था 32,000 रुपया, जो हमने पुराने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। रिजर्व दिखा रहा था 1 लाख का, जो हमने पुराने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। अब हमारे पास क्या हुआ कि वो कह रहा है कि हम आ रहे हैं तो 60,000 रुपये गुडविल का लेकर आ रहे हैं, तो हमने 60,000 रुपये की उसकी गुडविल के नाम की एंट्री कर दी। अब हम लोगों को क्या था कि ये 60,000 रुपये हमें जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था उसमें बांटने थे। तो हमने फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, तो हमें पता चला कि वन ऑफ द पार्टनर जो कि ओल्ड ही है, वो सेक्रीफाइस नहीं करके गेन कर रहा है, और वो भी 1/45 का, और इकलौता राम है जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है 16/45 का। तो हमने क्या किया कि सोहन के शेयर के हिसाब से हमने पहले गुडविल निकाल ली पूरे फर्म की, जो कि आई 1,80,000। फिर उसमें मोहन का जो शेयर था वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे हमारा मोहन का शेयर ऑफ गुडविल आ गया 4,000। जितना वो हिस्सा खरीद रहा है उतना उसे गुडविल लाना पड़ेगा, बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो फिर हमने एक एंट्री की थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो कैश में लेकर आया था, तो उसे 60,000 से डेबिट किया। फिर जो हमारा मोहन था पुराना पार्टनर, वो कोई गुडविल का पैसा लेके आ नहीं रहा था, तो एज सच जो हमें पता है कि गुडविल का पैसा कोई पार्टनर ना लेकर आए तो हम लोग करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो हमने करेंट अकाउंट को डेबिट किया और राम के कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया 64,000 से, पूरी की पूरी गुडविल उसे उठा के दे दी। तो कैसा था ये क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा अमेजिंग क्वेश्चन था। प्लीज इस क्वेश्चन को दोबारा घर पे बनाना। अब एज प्रॉमिस्ड हमें एक क्वेश्चन और करना था, पर आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो हम लोग आज के क्लास में यही तक रखते हैं, आज की वीडियो में यही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैरी आउट करेंगे। पहले आते ही वो क्वेश्चन करेंगे जो मैंने आपको बोला था, प्रॉमिस किया था कि कराऊंगा। अभी एक क्वेश्चन और रिजर्व को लेके, फिर उसको कराने के बाद हम लोग नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।